गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पीटीएम की तहरीक का रुख अब हुकूमत की बजाय इलेक्शन कमीशन की जानिब हो चुका है। पीटीएम निकली तो इलेक्शन में धांधली के खिलाफ थी, मगर आज इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी धांधली के जो नारे थे वो धांधली के नहीं थे, बल्कि वो पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से थे और एहतजाज भी उसी हवाले से किया गया। पीटीएम इस एहतजाज को बहुत अहम करार दे रही थी, मगर बिलावल भुट्टो आज के एहतजाज में शामिल नहीं हुए। हुकूमत ने इस एहतजाज में रुकावट ना डालने का ऐलान किया था, इसलिए आज सड़कों पर कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई। सो जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद का वादा था वो उन्होंने पूरा किया। मरियम नवाज ने एहतजाज से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ को इजराइल और भारत से ममनुआ फंडिंग हुई है। लेट्स वॉच मरियम नवाज। मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए, एक है इंडिया भारत क्या, और दूसरा है इसराइल। वो इसराइल जो फलस्तीनियों को के ऊपर मजालिम पर मजालिम ढा रहा है। इसराइली इमरान खान को पैसा दे रहे थे। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान अपने खिताब में हुकूमत पर खूब बरसे और कहा कि पीटीएम तहरीक हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। लेट्स वॉच मौलाना फजल रहमान। ताकतवर इदारों ने इंतखाबात पर कब्जा किया, उन्होंने नताइज मुरतब किए और कौम पर एक डफली बजाने वाले को मुसल्लत कर दिया, जिसके पास न हुकूमत चलाने की सलाहियत है, जिसके पास न मईशत चलाने की सलाहियत है, न सियासत करने की सलाहियत है। एक नाअहल हुक्मरान को इसलिए हुक्मरान बनाया गया और उस कुर्सी पर बिठाया गया कि ये अहमक सामने रहेगा और असल हुकूमत उसके पीछे खड़े हुए ताकतवर इदारे करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग आज का दिन इस हवाले से रहा कि जो प्लान था उससे काफी हद तक मामला फर्क होता हुआ नजर आया। आरिफ हमीद भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। भट्टी साहब, ये मौलाना फजल रहमान अब अकेले रह गए इस ख्वाहिश में, क्योंकि वो तो अभी तक कह रहे हैं हुकूमत को भेजना है घर, लेकिन आप पीएमएलएन से पूछ लें या पीपल्स पार्टी या दीगर पार्टीज, उसमें शायद अब ये इदराक हो रहा है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। आपका क्या ख्याल है, मौलाना फजल रहमान अकेले ही हैं या कोई और भी शामिल है उनके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीशा, जो सूरत हाल बनती जा रही है, गालबन 20 या 30 सितंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, तो मुझे लगता है ये सूरत हाल इमरान खान को घर भेजना तो दूर की बात, मौलाना फजलुर रहमान को उनके घर वाले घर में नहीं दाखिल होने देंगे। ये अपने घर जाएंगे तो अगले कहेंगे कौन, ये कहेंगे मौलाना, उन्होंने बाबा जी किसी और बुए से जाओ। पहले मेरी गुजारिश ये है कि ये निकले थे पहले दिन कि इमरान खान के गले में हाथ डाल के रिजाइन लेंगे, इसे कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। उसके बाद जरदारी साहब ने स्मार्ट मूवमेंट की और डील कर ली ताकतवर हरकतों से। फिर इन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पे असम्बलियों से इस्तीफे देंगे। फिर इन्होंने कहा सेनेट के इंतखाबात का बाइकाट करेंगे, ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। फिर कहा कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे। अब मेरी समझ में, मेरी इतलात के मुताबिक तो आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर तकरीबन 3,55,07,902 या 3 लोग थे। आप बेहतर जानती हैं क्योंकि आप इस्लामाबाद बड़े लोग हैं, रहते हैं, मैं लाहौर का पुराना या आदमी हूँ, मुझे इतना पता नहीं है। अगर इमरान खान के 126 दिन के धरने से कुछ नहीं हुआ, हुकूमत नहीं गई, इमरान माजी में 50,000 धरने हुए, तो ये छोटी सी जलसी जुलूसी या रैली से अदारों पर तो ये हमलावर हुए, लेकिन हुकूमतें नहीं जाया करती। मुझे यकीन है कि मौलाना साहब जिस दिन अब अपने घर जाएंगे ना, अंदर से वादा है कि बाबा जी माफ़ कर दो, हाँ छड़ दो। तो लिहाजा जब तक सादा और बेवकूफ़ लोग हैं, ठग भूखे नहीं मरते, कुछ लोगों की दुकान चलती रहेगी। ठीक है, मौलाना साहब को मियाँ साहब अच्छे खासे पैसे दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। मरियम साहबा भी अपना सियासी कैरियर के रूज पे ही गुरूब उन्होंने देख लिया है, वो भी पहले दिन हुकूमत खत्म करने निकली थी। तो आज मुझे दुख हो रहा था, क्या नारे लगा रहे हो, क्या नारे लगा रहे हो। अच्छा यार मोहतरमा, आप तो इमरान खान को मानती नहीं थी,
आप तो इमरान खान के वजूद को ही गलत कर दी थी, आप तो सिलेक्टरों को गालियां देती थी, आप तो नाम लेके पुकारती थी। आहिस्ता आहिस्ता आपके सेल वीक होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको पता चल गया कि आप इमरान खान की हुकूमत गिराने की पोजीशन में नहीं। दो सूरतों में होती हैं, देखें हुकूमतें, या ताकतवर हल्के गिराते हैं, माजी की हिस्ट्री निकाल ले, या आपके साथ अवाम हो बेपनाह, स्ट्रीट पावर हो। जब ताकतवर हलकों को भी आप गाली दे, बुरा भला कहे, अदारों को भी कहे, अदालतों को भी कहे और हुकूमत को भी कहे, और स्ट्रीट पावर भी ना हो, तो फिर भाई इस तरह तो हुकूमतें नहीं जाती। इस तरह तो लोग चंदा मांगने नहीं जाते, जिस तरह आप फॉरेन फंडिंग के केस में बाहर जाके मुतालबा कर रहे थे। राइट, सो मुतज़्ज़फ़र वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। पीडीएम के इलेक्शन कमीशन के बाहर आज ना बिलावल भुट्टो साहब थे, ना पीपल्स पार्टी के कोई ज्यादा कारकुनान नजर आए। ये पीपल्स पार्टी ने ही समझाया है बाकी पार्टीज को कि तरीक़ेकार बदलना है, जैसे कि खबरें आई। मुतज़्ज़फ़र वहाब साहब। फरिया, मुझे आपकी आवाज इतना क्लियरली आ नहीं रही है। यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल अनफॉर्चुनेटली। मुतज़्ज़फ़र वहाब साहब, आई रिपीट माय क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज इलेक्शन कमीशन के बाहर पीपल्स पार्टी की एब्सेंस या बिलावल भुट्टो की एब्सेंस की वजह से लगता है कि ये तहरीक अब उतनी जानदार नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी ने जो कहा था कि हम एक और तरीका बताएंगे, अब उसके ऊपर अमल होगा? फरिया, पीपल्स पार्टी कतई तौर पर आज एहतजाज में एब्सेंट नहीं थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरान, कारकुनान, जियाले मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे मौजूद थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मौजूद थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, अली मर्दान शाह हमारे बड़े सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के होते थे, उनकी पहली बरसी थी और उनके बेटे ने कल बाई इलेक्शन में कामयाबी भी हासिल की थी। तो इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित की वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उमरकोट जा नहीं पाए ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। तो जब इलेक्शन कैंपेन ख़त्म हो गई, इलेक्शन जीत गई पीपल्स पार्टी और बरसी का इवेंट था, उसको एहतराम के तौर पर, इज़हार अक़ीदत के तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रायर कमिटमेंट थी उमरकोट में, जिसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गए थे। और वहाँ पर भी उन्होंने पीडीएम का जो बयानिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है, मौजूदा नाकाम, निकम्मी, नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ, उसी के बारे में बात की। और बाकी हमारी क़यादत जो है उसने भरपूर तरीके से इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर जो धरना था उसमें पार्टिसिपेट किया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वहाँ मौजूद थे, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद थी, सेंट्रल ओहदेदार जो है वो मौजूद थे, कारकुनान, हमारे MNAs, MPAs मौजूद थे। तो वी आर कमिटेड, जो पीडीएम का एजेंडा है इस मौजूदा अवाम दुश्मन हुकूमत को घर भेजने का, हम उस एजेंडे पर कार्य फरमा है। और हम एक बार फिर इस बात को रीइटरेट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि जो फॉरेन फंडिंग के हवाले से, बैरूनी ताकतों के हवाले से जो इल्ज़ामात PTI के ऊपर उनके एक फाउंडिंग मेंबर ने लगाए हैं, मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि इलेक्शन कमीशन उन सवालात का जवाब हासिल करने के बाद अपना फैसला सादिर फरमाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम को पता चल सके कि कौन जो है वो यहूदी इस्टेब्लिशमेंट से पैसे ले रहा है, कौन भारतीय इस्टेब्लिशमेंट से पैसे ले रहा है, और कौन पाकिस्तान के इंटरेस्ट को इस तरह कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। हम इस पे और मजीद सवाल भी करते हैं, बट डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज तहरीक इंसाफ को इजराइल और भारत की जानिब से मिलने वाली फंडिंग का अगर जिक्र किया या उस ताल्लुक का जिक्र किया मरियम नवाज ने, तो ये फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से ही किया। कल शायद खाकान अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, उन्होंने भी इजराइल के मामले को उठाया। सो ये जो अब इल्ज़ाम एक लग रहा है आपकी जमात पर, और प्लान करके बाकायदा ये इल्ज़ाम लग रहा है, उसमें फॉरेन फंडिंग का केस है, आपकी पार्टी के पुराने मेंबर हैं जो ये बार बार कह रहे हैं कि आपने भारत और इजराइल के शहरियों से फंडिंग ली। क्या कमेंट है आपका इस पर? देखिए जी, मैं तो अकबर एस बाबर साहब को नहीं जानता, मैं तो ज़हीरुद्दीन बाबर को जानता हूँ। और मैं दो ज़हीरुद्दीन बाबर को जानता हूँ। एक वो ज़हीरुद्दीन बाबर जिन्होंने हिंदुस्तान को फतह किया था, और दूसरे ज़हीरुद्दीन बाबर जो हमारे साथ पार्टी में हैं। देखिए, अब ये जो बातें हैं, मुझे बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है और बहुत दुख के साथ कि अभी आपने मरियम नवाज साहिबा का जो शॉर्ट हमें सुनवाया, वो ये कह रही हैं भारत से पैसे लिए, इसराइल से लिए। क्या मुझे
कोई ये बताना पसंद करेगा या कोई मुझे ये बताएगा कि जिंदाल क्या अफगानिस्तान से आया था और मोदी क्या ईरान से आया था? ये मोदी किसके घर आया था, किसकी बेटी की शादी में आया था, किसको आशीर्वाद देके गया था और आशीर्वाद के साथ लिफाफा भी देके गया होगा? तो पैसे तो असल में भारत से इनके घर आए। इसी तरह से जिंदाल मरी जा रहा है, घूम रहा है, शर्म नहीं आती इनको ये बातें करते हुए, जो खुद भारत की गोद में बैठे हुए, जिनकी तकरीर और जिनका पूरा मौक़िफ़ ये है कि आलू गोश्त वहाँ भी पकता है, आलू गोश्त यहाँ भी पकता है, सब्ज़ी वहाँ भी पकती है, सब्ज़ी यहाँ भी पकती है, एक लकीरी का तो फ़र्क है। ये बातें इमरान खान ने तो नहीं कही, ये बातें तो नवाज शरीफ ने कही हैं, इनके अब्बू ने की हैं और इनके अब्बू ने इदारों पर बड़ा सख्त हमला किया है। जनरल कमर बाजवा साहब को जो आज ये सब बुरा कह रहे हैं और इदारों को जो बुरा कह, जिस अंदाज में ये लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई अपने मुल्क के इदारों को, अपनी फ़ौज को, अपने इंटेलिजेंस इदारों को इस तरह से गालियाँ देता है, इस तरह से बुरा कहता है, इनके वजूद पर मुझे शर्म आ रही है। सख्त सख्त तकलीफ़ में हूँ मैं इनकी बातें सुनकर। और ये जनरल कमर बाजवा को किसने नॉमिनेट किया था, कौन था, किसने? भट्टी साहब मौजूद है, बड़े कोनमश सहाफ़ी हैं, अच्छी तरह जानते हैं। और भट्टी साहब तो खैर अल्फाज के की भट्टी में तपकर कुंदन बने। इनसे पूछिए कि ये तस्वीर किसी ने ट्वीट की थी कमर बाजवा साहब के साथ और वो खातून थी मरियम नवाज साहिबा या मरियम सफदर साहिबा, और वो ये कह रही थी कि ये मतलब इशारा ये था कि आने वाले चीफ ऑफ आर्मी साहब ये, और ये वो तस्वीर उस वक्त की है जब राहिल शरीफ साहब के एजाज़ में अलविदाइया दिया था जनाब नवाज शरीफ साहब ने, तो ये भी आपने किया। उसके बाद आप अब इसराइल की, तो इसराइल को तस्लीम करने की बात किन की बगलों से आई है? ये मौलाना फजल रहमान की बगलों से एक साहब निकले हैं जिनका नाम मौलाना अख्तर शीरानी है। उन्होंने अचानक तो दिमाग नहीं बनाया होगा, उन्होंने कहा इसराइल को तस्लीम कर लो। यहूदी भी आप, भारतीय भी आप, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो तो छोड़ के गए हैं जी, वो तो छोड़ के गए हैं मौलाना फजल, छोड़ के गए तो अचानक जहन तो नहीं बनाया ना। फ्री आप कैसी बातें कर रही हैं? मतलब जिस दिन छोड़ा उस दिन ही इसराइल को तस्लीम कर लिया, ये कैसी बातें की? दिमाग तो बना हुआ था ना, दिमाग तो इसराइली दिमाग है ना, एकदम तो नहीं कोई फैसला करता। यानी जिस दिन छोड़ा उस दिन कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? यानी पहले से ही इनका दिमाग ऐसा था कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। तो जो फिक्र यहूदी फिक्र है या इसराइल को तस्लीम करने की फिक्र है, वो भी हमें उनकी सफ़ों से मिलती है। भारत की बू भी हमें इन्हीं की सफ़ों से आती है। हमारे पास कौन भारतीय है? हमें क्या भारत से करना? हमारे तो इमरान खान ने 10 मरतबा भारत को क्रिकेट में हराया है। भारत तो उससे जलता है, भारत तो उसके खिलाफ है, वो तो उसके खिलाफ प्रोग्राम्स करता है। ये मुझे बताइए कि भारतीय चैनल किसको ज्यादा कवरेज देते हैं, किसके धरने को, किसके जलसे को? मौलाना फजल रहमान के, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के ताने बाने जमीयत उलमा हिंद से मिलते हैं। मौलाना फजल रहमान की फंडिंग कौन कर रहा है? मौलाना फजल रहमान के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? और जाहिर पीपल्स पार्टी जमहूरी जमात है। बिलावल ने बहुत पहले देख लिया और नजर आ गया बिलावल को और उनके वालिद को। याद करें उनके वालिद की तकरीर जो गड़ी खुदा बख्श में उन्होंने की नौडेरों में, उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा था कि कुछ हमसे सीख लो, कुछ हमसे जान लो, कुछ हमसे पता कर लो, कुछ हमें भी तो ये हम इस तकरीर में भी बात करते हैं। और जो मरियम नवाज ने आज इल्जाम लगाया फॉरेन फंडिंग का केस एग्जैक्टली है क्या? वी विल टॉक अबाउट इट राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ पर मुबैना तौर पर फॉरेन फंडिंग लेने का इल्जाम है। ये केस 6 साल से इलेक्शन कमीशन के पास है। 2014 में तहरीक इंसाफ के नाराज बानी रुकन अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन गए थे और पार्टी में गैर मुल्की फंडिंग का इल्जाम लगाया था। हाल ही में तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में अपने जवाब में कहा है कि ममनुआ ज़राए से फंडिंग की जिम्मेदारी पार्टी पर नहीं बल्कि एजेंट्स पर आयद होती है। अपोजिशन जमातें इल्जाम लगा रही हैं कि PTI ने गैर मुल्की फंडिंग तस्लीम कर ली है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर भी गैर मुल्की फंडिंग का इल्जाम है। मुस्लिम लीग नून पर मुबैना तौर पर ममनुआ ज़राए से फंड्स हासिल करने का मामला है। 2017 में इलेक्शन कमीशन में आया था और वो केस तहरीक इंसाफी के रुकन और कौमी असेंबली के जो मेंबर हैं फारूक हबीब वो लेकर आए थे। मुस्लिम लीग नून पर इल्जाम यह आयद किया गया था कि ये जमात बरतानिया में बतौर LLC रजिस्टर्ड है। इसके अलावा अमेरिका में रोहेल डार नामी शख्स इस जमात के लिए फंड्स इकट्ठे करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर यह भी इल्जाम आयद किया था कि मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने इस जमात को फंड्स फराहम किए हैं। इसके अलावा इस जमात पर 70 करोड़ रुपए चंदा मीडिया ग्रुप को देने का भी इल्जाम लगाया गया है और शेख रशीद साहब भी सवाल से इल्जाम लगा चुके हैं। सो आई कम टू यू भट्टी साहब, ये हर जमात ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही है, मगर ऑपोजिशन ने फॉरेन फंडिंग केस का
मामला उठाया और इसीलिए मरियम नवाज ने इजराइल और भारत का जिक्र किया। कुछ बातें आमिर लियाकत साहब ने की हैं, कुछ पहले भी हम लोग तज्जिए में करते रहे। अभी अर्नब गोस्वामी का मामला हुआ है, वहां पर उसका भी कोई जिक्र हो जाता, ये बात साबित हुई है कि पाकिस्तान पे गलत इल्जाम लगाया गया है, उस वक्त तो कोई स्टेटमेंट आती नहीं है, एक दूसरे पे इल्जामात लग जाते। फरीहा, हुकूमत तब्दील करने के आईनी तरीके दो होते हैं, एक अदम एतमाद लाया जाए और दूसरा या प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन दे दे। तीसरी जद्दोजहद करना गैर आईनी गैर कानूनी है। जितना आइन मैंने पढ़ा है और मेरे सामने आइन पढ़ा है, अगर आपको इजाजत देगा तो कर लेंगे। अब इन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की कोई हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है जिसकी मैं तारीफ कर सकूं। मैं माफी चाहूंगा, आमिर लियाकत साहब दरगुजर कर देंगे, क्योंकि इन्होंने तो अन्नी पाती आके ना कहा कुछ और किया कुछ। लेकिन मेरी बहन और मौलाना फजलुर रहमान ने इल्जाम लगाया यहूदी लामी की एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है, भारत इनके पीछे है, मोदी इनके पीछे है। अगर इमरान खान साहब के पीछे वाकई ही सारी ये है लामी, मान लिया, तो इमरान खान की इन ममालिक में बड़ी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यूके में होनी चाहिए, अमेरिका में होनी चाहिए, दुबई में होनी चाहिए। वो लाए तो सही, कहां कहां प्रॉपर्टी से इमरान खान को नवाजा गया, ये तो होना चाहिए। चलो, और किस किस सियासी जमात की फॉरेन फंडिंग सब ने की है, सब ने गलत तरीके से किया, और फॉरेन फंडिंग के एक एक बात ठीक है। अल्लाह करे कि इस मुल्क में अदारे इस काबिल हो आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर सके। मैंने एतजाज साहब समेत दर्जनों आईनी माहिरीन से पूछा है, उन्होंने कहा अगर कोई गैर मुल्की फंड देता है और वो पाकिस्तानी नहीं है तो उस जमात पर पाबंदी लग सकती है, लेकिन अपाहज इलेक्शन कमीशन 2014 से क्या लगाएगा। हाँ, मरियम साहिबा की इस बात में सदाकत है कि इमरान के पीछे भारत है। हाँ, मोदी इमरान खान साहब के किसी अजीज की शादी में आए थे जाती उमरा, लाहौर पे एस्टेब्लिशमेंट को पता ही नहीं था कि मोदी ने कितनी देर ठहरना है। उसके बाद मोदी एक स्पेशली जाती उमरा गए, कम से कम वो तो बता दे वो तोहफा क्या दे के गए थे। वो इतना प्यार मोहब्बत, कितना उनसियत होगी मोदी और नवाज शरीफ में, जब हवा नहीं गुजर रही थी कि एक चार्टर्ड प्लेन लेके अफगानिस्तान पे मेरी सरजमीन को गाली गलोच करके मोदी आता है और नवाज शरीफ उसको रिसीव करता है और जाती उमरा मरियम साहब की साहबजादी पर जाके राजो नियाज की बातें करता है, इनके कानों में बातें करता है। वो गिफ्ट ही बता दे हमें। देखिए, इल्जाम दर इल्जाम की सियासत तमाम जमातें करती हैं, लेकिन कम से कम अपने गिरेबान में तो झांक ले। फॉरेन फंडिंग किसने नहीं की? क्या किसको नहीं पता कि किस आर्मी चीफ को BMW किसने भेजी, जस्टिस कयूम को किसने टेलीफोन किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया? क्या किसको नहीं पता कि दुबई में महलात किसके हैं? ये किसको नहीं पता पिछले 6 महीने में जिस खरबपति सियासतदान के पैसे दूसरे लोगों के नाम है, वो ये मेहनत कर रहा है कि ये पैसे मैं फटाफट अपने बेटे के नाम लगा दूं, कल को वो बेटा मैनेज नहीं कर सकेगा। ये छोड़ दे, ये बातें छोड़ दे। अब अदारों को इंडिपेंडेंट होना है, रेड जोन है। कल एक होटल में छोटे पे फरीहा, आपका टाइम कीमती है और आपके गेस्ट भी काबिल एहतराम है, उसको 1.5 लाख जुर्माना किया कि आपने SOP की वायलेशन की है और 15 दिन के लिए होटल बंद किया। इधर रेड जोन में जाके महमूद हाथकजी कहता है मौलाना फजलुर रहमान साहब आप फतवा दे कि सरकारी गोदामों को लूटना जायज है, यानी कि स्टेट बैंक लूट लो, बैंक लूट लो, सरकारी इदारे लूट लो। तो ये हुकूमत है कहां? इस हुकूमत को वजूद है? इस मुल्क में आइन है, कानून है? अनबिलीवेबल। राइट, ये तो आमिर लियाकत साहब से पूछ लेंगे। सिंध में हुकूमत है पीपल्स पार्टी की। सो आई कम टू मुर्तजा वहाब साहब फर्स्ट। मुर्तजा वहाब साहब, ये जो मुर्तजा वहाब साहब इस वक्त लाइन पर नहीं है, जैसे उनसे बात होती है वहां जाते हैं। सो आमिर लियाकत साहब, आप ही जवाब दे दें कि हुकूमत इस वक्त है कहां, और फॉरेन फंडिंग के मामले पर बार बार आप अपोजिशन आवाज उठा रही है, क्या आप लोगों को लग रहा है कि आप इसमें मुश्किल में आ सकते हैं? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, हम बहुत मुतमईन हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम इसमें किसी सूरत में ना इन्वॉल्व है, ना ऐसी कोई बात है। मैं ये ज़रूर मगर कहूँगा कि अब्दुस समद अचकज़ई का बेटा महमूद खान अचकज़ई इस मुल्क का एक नासूर है, और ऐसे लोगों को न सिर्फ ये कि गिरफ्तार करना चाहिए बल्कि इनको सख्त अजियतनाक सजाएं देनी चाहिए। जो पाकिस्तान के बाद, देखिए बात सिर्फ इदारों की नहीं है,
मैं यहाँ पर बबांगे दोहल ये बात कहता हूँ कि क्या आज का स्टेज और आज का कंटेनर, आज ये नहीं कहना चाहिए था मौलाना फजल रहमान को कि लानत हो भारत पर कि जिन्होंने पुलवामा अटैक पर का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया और अपने फौजी खुद मरवाए। लानत हो भारत पर कि जहां पर ये अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप कॉल लीक हुई और उसके अंदर ये सब कुछ वाजे हो गया। क्या लानत आपने सुनी? कोई नहीं दे सकते ये लानत, इसलिए दे सकते क्योंकि इनका जमीयत उलमा हिंद से ताल्लुक है और जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान एक है, ये अलग नहीं है। इन्होंने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि देखें, आप जैसे कि अभी भट्टी साहब फरमा रहे थे, ये मैंने शुरू में भी अर्ज किया था कि ये जिंदाल और ये मोदी किसके घर आए थे। आप किस पर भारत का इल्जाम लगा रहे हैं, भारत नवाजी का, और आप किस पर इसराइल नवाजी का इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने आपको उस वक्त भी ये समझाया, मैं फिर समझा देता हूँ आपको कि मौलाना अख्तर शीरानी अगर आज कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए तो ये दिमाग एक दिन में नहीं बनता है, इसके लिए टाइम लगता है। ये पार्टी में रहते हुए ये दिमाग बना चुके थे कि इसराइल को तस्लीम किया। हमारे यहाँ से तो कोई ऐसी बात नहीं होती। हमारा वजीर आजम तो अमेरिका में जाकर ये कहता है कि जब तक कश्मीर का मामला हल नहीं होगा कायदे आजम के फरमान के मुताबिक हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी बात है। लेकिन जिस तरह आज इदारों को कहा गया और जो अभी भट्टी साहब ने जिसका हवाला दिया, मैं कहना भी चाह रहा था कि लूट लो और फतवा मांग रहे हैं, फतवे मांग रहे हैं किससे? आप मुझे तो हबीब जालिब के अशार याद है, अमीरों की हिमायत में दिया तुमने सदा फतवा, नहीं है दी फरोशो हम पे ये कोई नया फतवा। अब दुकान खोलो नहीं, जाओ पुराना हो चुका फतवा। तुम्हारी हैसियत क्या, कौन हो तुम और क्या फतवा? राइट। सो मुर्तजा वहाब साहब, मैंने आपसे सवाल 2-3 पूछने हैं, लेकिन पहले ये जो JUIF के हवाले से अभी आमिर लियाकत साहब ने उठाया, पहले भट्टी साहब भी बात करें। पीपल्स पार्टी लिबरल जमात समझी जाती है, डेमोक्रेटिक जमात है। कुछ ऐसी एनालॉजी मौलाना ने पिछले कुछ दिनों में इस्तेमाल की है, मसलन जिहाद की कॉनोटेशन यूज की, आज फतवे का नाम लिया गया। ये पीपल्स पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो इससे कंफर्टेबल है, इस किस्म की आइडियोलॉजी जो बार बार वो मजहब को लेकर आ जाते हैं इसके अंदर सियासत में? फरिया, PDM इज नॉट अ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। PDM जो है एक सियासी मूवमेंट है रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की, हकीकी डेमोक्रेसी के लिए। तो जिस सियासी जमात की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे, उस मैनिफेस्टो के ऊपर चलती रहेगी। लेकिन इस वक्त एक 1 पॉइंट एजेंडा है कि मौजूदा जो हुकूमत है इमरान खान साहब की, वो अवाम का बार बार इस्तेहसाल कर रही है। वो जिस आइन की सरबुलंदी की बात करती थी, रूल ऑफ लॉ की बात करती थी, उस आइन को बालाए ताक रखती है, उस आइन को फॉलो नहीं करती, उन कवानीन को वो फॉलो नहीं करती। जिस अवाम की वो बात करती थी, उन अवाम के तमाम मसाइल के ऊपर वो हुकूमत यू टर्न ले चुकी है। आप ये देखिए कि पिछले 5 से 6 माह के अंदर कितने बड़े बड़े स्कैंडल्स इस हुकूमत के आए हैं। चीनी का स्कैंडल हो, आटे का स्कैंडल हो, अद्वियात का स्कैंडल हो, पेट्रोलियम का स्कैंडल हो, डीजल का स्कैंडल हो, IPPs का स्कैंडल हो, हर इशू के ऊपर स्कैंडल बनता है, वजीर आजम नोटिस लेते हैं, लेकिन आखिर में जो हासिल वसूल है वो कुछ नहीं होता। पाकिस्तान की आवाम की जो परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, उनमें इजाफा होता है। मैं आईन पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाहूंगा। आमिर लियाकत साहब कराची से PTI की तरफ से इलेक्शन जीते हैं। इस वक्त कराची शहर के अंदर आपके घरेलू सार्फिन को गैस नहीं मिल रही। इस वक्त कराची शहर के सनतों को गैस नहीं मिल रही। आप कराची शहर से बाहर निकले, पूरे सिंध की आप बात करें, पूरे सूबे की बात करें, वो सूबा जो पाकिस्तान की 70% गैस प्रोड्यूस करता है, उस सूबे को गैस नहीं मिल रही, गैस की लोड शेडिंग का सामना है। आप मुझे बताइए, क्या PTI ने अपना कोई किरदार अदा किया है उस गैस की लोड शेडिंग को या गैस की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए? ये बार बार माजी की हुकूमतों के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं, इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे स्कैंडल्स तो इनके दौरे हुकूमत में आ रहे हैं। दिसंबर में गैस की लोड शेडिंग में गैस मौजूद नहीं थी, जनवरी में गैस की लोड शेडिंग थी, गैस मौजूद नहीं थी। अब फरवरी में इनके अपने वुज़रा कह रहे हैं कि फरवरी में जिन कंपनीज ने टेंडर ओपन हुआ था, बिड की थी, वो भी बैकआउट कर गए हैं, वो LNG सप्लाई करने को तैयार नहीं। तो फरवरी में एक और परेशानी पाकिस्तानी कौम के ऊपर लाक होने वाली है। इस सिचुएशन में वजीर आजम को कोई एहसास नहीं है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान की आवाम की तकालीफ का मदावा कर सके। तो आप मुझे बताइए, जब पार्लियामान को वो चला नहीं रहे, पार्लियामान में वो आते नहीं है, तो ऑप्शंस क्या है किसी भी सियासी जमात के बाद? दूसरा, जो हुकूमत रूल ऑफ लॉ की बात करती थी, जो सियासी जमात कहती थी 2 नहीं 1 पाकिस्तान, इक्वालिटी ऑफ लॉ की बात करती थी, उस हुकूमत, उस सियासी जमात के अपने बानी कारकुन, बानी रुकन उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं फॉरेन फंडिंग का, जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ममनू है।
पीटीआई क्या जवाब देती है कि जी इसका इल्जाम आप हम पे नहीं डाल सकते, हमारे एजेंट्स के ऊपर डाल सकते हैं। एक फरिया कॉन्सेप्ट होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का, इनको पता होना चाहिए कवानीन के अंदर। ये कैसे कह सकते हैं कि एजेंट ने इनकी परमिशन के बगैर काम करते हैं? बिल्कुल लेजिटिमेट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप साथ में ये बता दें कि पीपल्स पार्टी के फंड्स के जांच पड़ताल का मामला भी 2017 में आया इलेक्शन कमीशन में, और उस वक्त इल्जाम आयद किया गया कि इलेक्शन 2008 के बाद पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर ममनुआ ज़राए से फंड्स इकट्ठे किए। इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट है कि आप मुतमईन नहीं कर सके उन्हें इस हवाले से। मैं सवाल की तरदीद करना चाहूंगा, इस सवाल को रिजेक्ट करना चाहूंगा और आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस हो, ये हर साल अपने जो अकाउंट्स हैं, एसेट्स डिटेल्स हैं, लाइबिलिटीज डिटेल है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराती है। और इस साल भी इलेक्शन कमीशन में हमने वो तमाम तफसीलात जमा कराई हुई है। फर्क ये है कि पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगाया उसके एक बानी रुकन ने, हमारे ऊपर इल्जाम तो पीटीआई लगा रही है, तो पीटीआई तो वैसे भी हमारे खिलाफ इल्जाम लगाती रहती है। इलेक्शन कमीशन जब सवाल पूछती है, हमारे नुमाइंदे, हमारे ऑफिस बेयरर्स, हमारे वकला जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करते हैं, कोई राय बरात इख्तियार नहीं करते। एक सवाल भट्टी साहब करना चाह रहे हैं, मुतज़्ज़िल साहब आपसे इजाजत दें। जी भट्टी साहब। अच्छा देखिए, फॉरेन फंडिंग केस एक नहायत संजीदा है, जिसे मैंने तीनों पार्टियों के केस मैंने पढ़े हैं। बेहतरीन हाल ये है कि अगर सबके दामन साफ है तो ये सुप्रीम कोर्ट में तीनों जाए और कहे जी 15 दिन में फैसला करे, जिसने भी गैर कानूनी फंडिंग की है उस जमात को पाबंदी लगा दी जाए। ये तो सियासी जमातों का अगर दामन साफ है तो कर लेंगे। मैं मुर्तज़ा वहाब साहब नहायत काबिल एहतराम है, वकील भी हैं, इन्होंने 2 दफा आइन का रेफरेंस भी दिया, कानून का दिया। मुझे ये रहनुमाई फरमाए जो आज महमूद खान ने पीडीए के प्लेटफॉर्म पे कहा कि मौलाना साहब फतवा दे सरकारी खजाना या सरकारी जहायर लूट लिए जाए, क्या इस गैर आईनी, ये आईनी मुतालबा है? अगर आईनी मुतालबा तो पीपल्स पार्टी पीडीएम में इसके साथ है इस सिलसिले में, क्योंकि ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे कहा है, महमूद खान ने अपनी जमात के प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा। राइट। फरिया देखिए, मैं महमूद खान अचकज़ई का तर्जुमान नहीं हूँ, मैं उनके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा इस सवाल के जवाब में, क्या इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में पार्लियामान के सामने खड़े होकर बिजली के बिल नहीं जलाए थे, गैस के बिल नहीं जलाए थे? किया था। क्या कौम को उन्होंने नहीं कहा था कि इस हुकूमत को आप टैक्स जमा ना कराओ, इस हुकूमत का आप बाइकआउट करो? क्या इमरान खान साहब की ईमा के ऊपर पार्लियामान मुर्तज़ा साहब बिल्कुल गलत किया था, हमने मुज़म्मत की थी। अभी भट्टी साहब कह रहे हैं कि आप इसकी मुज़म्मत कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, मैं उनकी जो आइडियोलॉजी है उसका तर्जुमान नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पर बात करूंगा, और अगर मेरा कोई सियासी लीडर इस तरह की बात करेगा वो गलत होगी। मेरे सियासी लीडर कभी इस तरह की बात नहीं करते। मेरे सियासी लीडर तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में कहते हैं पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब बड़े बड़े इल्जाम इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान की फौज के ऊपर लगा देते, तो हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडियन सहाफियों को जवाब में कहा था कि फौज मेरी है, ये मेरी पाकिस्तान आर्मी है। तो हम तो हमेशा पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के स्टेट के साथ खड़े हुए हैं, डिस्पाइट ऑल डिफरेंसेस विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। हम कभी भी बिलो द बेल्ट इल्जाम लगाने पर बिलीव नहीं करते, और हम पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े रहते हैं। भट्टी साहब कहिए कि सवाल इमरान खान साहब से पूछिए, आमिर लियाकत साहब को बोले कि कंडेम करे अपने वजीर आजम के स्टेटमेंट को कि तुमने कैसे लोगों को वर्गलाया था कि तुम बिजली के बिल नहीं दोगे, गैस के बिल नहीं दोगे, पार्लियामान के ऊपर अटैक करो, पीटीवी के ऊपर अटैक करो, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर कंप्लेंट बुलाओ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया आमिर लियाकत साहब आपने। मैं इससे मजीद पूछती हूँ, लेकिन जो मैं गैस की शॉर्टेज के हवाले से मुर्तज़ा वहाब ने हाईलाइट किया, ये बड़ा अहम इशू है और आप कराची में मौजूद भी हैं, हम इससे बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आमिर लियाकत साहब, 2-3 सवालात आपके लिए छोड़े मुर्तज़ा वहाब ने। एक तो सबसे पहले ये बता दें कि गैस की शॉर्टेज के हवाले से कैबिनेट में भी बताया गया प्राइम मिनिस्टर को, इससे बात भी हुई, आज भी एक डिटेल्ड एनालिसिस है अखबारात में इस हवाले से। कोताही कहाँ पर हुई और अभी मजीद शॉर्टेज आने जा रही है? देखिए, पहले तो मैं मुर्तज़ा भाई से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, उसकी कई वजूहत हैं। उसकी वजह, पहली वजह ये कि उनकी वालदा मेरे साथ कौमी असम्बली की मेंबर रहीं, बड़ी अजीम खातून थी, अल्लाह ताला ने गरीक़ रहमत करे, मोहतरमा फौजिया वहाब साहब।
और मैंने तो उनको अपने हाथों से खाना बनाकर भी खिलाया है। अब उनकी बस याद आती है, बहुत अच्छा मुस्कुराता चेहरा और बहुत बड़े वसी कल्ब की मालिक थी। तो इसलिए मेरी मुर्तज़ा भाई से बड़ी मोहब्बत है और बड़ा एहतराम का रिश्ता है। तो एक तो ये कि मुर्तज़ा भाई को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जिस ज़माने में ये धरना हो रहा था मैं पीटीआई में था नहीं, तो इसलिए मैं उस पर कोई तबसरा कर नहीं सकता। रह गई गैस की बात, तो देखिए जब खाने पीने को कुछ नहीं होगा तो गैस का बहरान तो होगा। आप इसको गैस को आप जिस अंदाज में भी ले लें, गैस होगी नहीं, किसी किस्म की गैस नहीं होगी। लेकिन ये कि अगर कैबिनेट में ये चीज़ें आई थी तो आप जैसे कि सिंध हुकूमत ने आज ये फैसला किया है, मैंने ये खबर सुनी कि डॉक्टर अजरा फजल पेचो जो कि जरदारी साहब की बहन भी हैं और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, शहीद के साथ वो रहीं काफ़ी अर्से, तो उन्होंने ये एक फ़ैसला किया सिंध हुकूमत ने कि ये वैक्सीन ख़ुद अपने तौर पर ख़रीद रहे हैं। तो इसमें अगर आप ये फैसला कर रहे हैं और आप समझते हैं, जो कि मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो आप वैक्सीन खरीदने की तरफ जा रहे हैं, ये भी नहीं पता कि जो वैक्सीन हम लेने जा रहे हैं वो दुरुस्त भी है कि नहीं है, क्योंकि कोई ना कमेटी है, ना डॉक्टर्स हैं, ना कुछ है, ना तजुर्बाकार लोग हैं, कुछ नहीं मालूम। और फिर उसके वैक्सीन के बाद वो लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पोलियो की वैक्सीन नहीं लग पा रही, तो ये वैक्सीन नहीं लगेगी। क्योंकि वक्त कम है। अगर इजाजत है आमिर लियाकत साहब जवाब जल्दी से ले लें। एक तो लॉर्ड ऑफ प्रेज, मेनी प्रेज फॉर योर मदर मुर्तजा वहाब साहब, आमिर लियाकत साहब ने भी यही कही, मैंने भी यही कही, लेकिन वैक्सीन के हवाले से ये डिसीजन किस बेस पे ले रहे हैं आप लोग? और यह उसी बेस के ऊपर जिसमें सारी दुनिया फॉलो कर रही है। आपके सामने मैंने तो फैसला नहीं किया था, वफाकी काबीना ने फैसला किया था आज से कोई 2 माह पहले कि हम वैक्सीन खरीदने जा रहे हैं, और ड्रैप ने तो कल अप्रूवल भी दे दिया है एक वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए। और वो ड्रैप को कोई सूबाई हुकूमत नहीं चलाती, वो ड्रैप तो वफाकी हुकूमत चलाती है। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि पीटीआई का प्रॉब्लम ये है, विद ग्रेट रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि ये लोग जो है ना बयानबाजी में बिलीव करते हैं, काम करने पर बिलीव नहीं करते। इनकी अपनी काबीना ने फैसला किया, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया कि हम वैक्सीन खरीदने जा रहे हैं, और वैक्सीन खरीदने के लिए इतने पैसों की मंजूरी दी गई, काबीना ने भी दी, ईसीसी ने भी दी, और इसके बारे में वजीर आजम ने बात की, वफाकी वजीर असदुगन ने बात की, मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल ने बात की। और 3 दिन पहले डॉक्टर फैसल ने आके कहा कि अभी जब दुनिया भर में वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, वैक्सीन मिलनी शुरू हो गई हैं, तो डॉक्टर फैसल आके कहते हैं अभी तक हमने प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया। तो आप मुझे बताइए, एज ए सिटीजन, फॉरगेट द गवर्नमेंट, फॉरगेट पॉलिटिकल पार्टी, मैं एज ए सिटीजन तो ये समझता हूँ ना कि मेरी वफाकी हुकूमत क्या कर रही है। अब डॉक्टर अजरा ने सवाल क्यों उठाया? डॉक्टर अजरा ने इसलिए सवाल उठाया फरिया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्टली इम्पोर्ट नहीं कर सकती, ये इख्तियार वफाकी हुकूमत का होता है। तो जब तक जो डोमेन वफाकी हुकूमत का है, या तो वो तय कर ले कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते, वो कह दे उनके बस की बात नहीं है हुकूमत। भट्टी साहब इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं, अगर आप इजाजत दें। भट्टी साहब, एक तो आज तो मेरे ख्याल से आमिर लियाकत साहब गैस पे खाना नहीं बना सकेंगे, ऑन अ लाइटर नोट आमिर लियाकत साहब, लेकिन भट्टी साहब वैक्सीन के हवाले से क्या आपको लग रहा है कि वफाकी हुकूमत ने थोड़ा देर कर दी है? देखिए, वफाकी हुकूमत अक्सर काम में देर ही करती है, और ये अक्सर देर करती है, कोई पहली दफा नहीं की, ना ही आखिरी दफा की। मुनीर न्याजी को बहुत पढ़ाया ना हमने। तो मैंने अर्ज करने लगो, मैं एक तो